अस्सलामुअलैकुम, मैं रियाज अहमद उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। मशरिक़े उस्ता मिडिल ईस्ट से मुतल्लिक आज की बड़ी खबरें ये रही। Voici donc la cérémonie du serment. Les soldats peuvent venir. दोस्तों, इन 4-5 खबरों में 2 खबरें बहुत ही अहम और हैरानकुन हैं, आपको जरूर सुननी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। तुर्की ने एक बड़ा सैन्य फैसला लिया। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद तुर्की ने अपनी कमांडो ब्रिगेड की संख्या बढ़ाने का ऐलान किया। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को पुष्टि की कि वो कमांडो ब्रिगेड की संख्या 25 से बढ़ाकर 40 करने की योजना पर काम कर रहा। इसका मतलब है कि अगले कुछ वर्षों में लगभग 15 नई कमांडो यूनिट तुर्की की सेना में शामिल होंगी। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को पुष्टि की कि वो कमांडो ब्रिगेड की संख्या 25 से बढ़ाकर 40 करने की योजना पर काम कर रहा है। इसका मतलब है कि अगले कुछ वर्षों में लगभग 15 नई कमांडो यूनिट्स तुर्की की सेना में शामिल होंगी। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर एडमिरल जेकी अकतुर्क ने एक प्रेस ब्रीफिंग में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तुर्की सेना युद्ध के बदलते स्वरूप और नई तकनीकों पर लगातार नजर रख रही है। रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों से मिले अनुभवों के आधार पर तुर्की अपनी सैन्य संरचना को अपडेट कर रहा है। मंत्रालय के बयान के मुताबिक जो नई कमांडो ब्रिगेड बनाई जाएंगी वो मौजूदा ब्रिगेड से अलग होंगी। ये नई यूनिट्स एक आधुनिक समझ के साथ स्थापित की जाएंगी और मौजूदा खतरे के आकलन और ऑपरेशन कॉन्सेप्ट के अनुरूप होंगी। यानी तुर्की अपनी कमांडो फोर्स को और अधिक आधुनिक और घातक बनाने के लिए तैयार है। तुर्की ने यह फैसला उस समय लिया है जब पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है। ईरान पर हुए हमलों के बाद तुर्की ने खुद को सीधे खतरे में महसूस किया। तुर्की के अधिकारियों के मुताबिक ईरान की तरफ से छोड़ी गई कई बैलिस्टिक मिसाइलें तुर्की के एयर बेस की तरफ बढ़ रही थी, जिन्हें नाटो की एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया। यह तुर्की के लिए एक बड़ा संकेत था कि उसे अपनी सुरक्षा को मजबूत करना होगा। तुर्की की कमांडो ब्रिगेड उसकी सेना की सबसे ताकतवर और खतरनाक इकाइयों में से एक मानी जाती है। यह कमांडो मुश्किल से मुश्किल इलाकों में लड़ने, माउंटेन वॉरफेयर ऑपरेशन और सीमा पर मिशनों के लिए विशेष रूप से ट्रेंड होते हैं। इनका इस्तेमाल अक्सर इराक और सीरिया में क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन में किया जाता रहा है। अब इनकी तादाद बढ़ाने का मतलब है कि तुर्की आक्रामक रक्षा की तरफ बढ़ रहा है। तुर्की का ये कदम इस क्षेत्र में इजराइल की बढ़ती ताकत के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। तुर्की लंबे समय से इजराइल की गाजा और लेबनान में कार्रवाइयों का विरोध करता रहा है। इजराइल ने भी हाल के दिनों में तुर्की के खिलाफ धमकी भरे बयान दिए हैं। ऐसे में तुर्की अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाकर इजराइल को एक साफ संदेश देना चाहता है कि वो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। विशेषज्ञों के मुताबिक तुर्की का ये फैसला सिर्फ कमांडो ब्रिगेड बढ़ाने तक सीमित नहीं है। तुर्की हाल के महीनों में अपनी एयर डिफेंस नेवी और एयरफोर्स को भी मजबूत कर रहा है। तुर्की ने हाल में साइप्रस में अपने F-16 विमान तैनात किए और नई पीढ़ी के फिर-3 होवित्ज़र भी अपने आर्सेनल में शामिल किए हैं। यानी तुर्की एक व्यापक सैन्य सुरक्षा के दौर से गुजर रहा है। तुर्की के इस फैसले पर अमेरिका और नाटो की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक नाटो में तुर्की के बढ़ते सैन्य दबदबे को लेकर अंदर खाने चर्चा हो रही है। तुर्की नाटो का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य बल वाला देश है और वो अपनी इस ताकत को और बढ़ाने जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने भी इससे पहले कहा था कि तुर्की को अपनी सुरक्षा के लिए खुद पर निर्भर रहना होगा, क्योंकि अमेरिका और यूरोप हमेशा उसकी मदद नहीं करेंगे। ये कमांडो विस्तार उसी सोच का हिस्सा है। तुर्की एक आत्मनिर्भर और मजबूत सैन्य शक्ति बनना चाहता है जो किसी भी खतरे का सामना अकेले भी कर सके। तुर्की के इस फैसले का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। तुर्की इराक, सीरिया और
काकेशस क्षेत्र में तुर्की की सैन्य उपस्थिति पहले से मजबूत हुई है। नई कमांडो ब्रिगेड के साथ तुर्की और अधिक ताकतवर हो जाएगा, जिससे क्षेत्र में सख्त संतुलन बदल सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि तुर्की इन नई कमांडो ब्रिगेड को कितनी जल्दी स्थापित करता है और उसका ये कदम क्षेत्रीय राजनीति पर क्या असर डालेगा। फिलहाल इतना तय है कि तुर्की अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के मामले में पूरी गंभीरता के साथ आगे बढ़ रहा है और वो किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। अगली खबर अमेरिका से है। पूर्व अमेरिकी राजदूत राहम एमेनुअल ने डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति पर ऐसा तीखा हमला बोला है जिससे वाशिंगटन के गलियारों में हलचल मच गई। उन्होंने साफ कहा ट्रंप ने भारत को पूरी तरह से खारिज कर दिया और पाकिस्तान को अपना प्राथमिक साझेदार चुन लिया है। एमेनुअल के मुताबिक 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने वर्षों तक भारत को अमेरिका के करीब लाने में लगन से काम किया, लेकिन ट्रंप ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। एमेनुअल ने ये बयान द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में दिया। उन्होंने कहा कि 4 दशकों की मेहनत से बनाई गई रणनीतिक साझेदारी को ट्रंप ने फेंक दिया। उन्होंने कहा, क्या आपको लगता है कि भारत अब अमेरिका के प्रति कोई लगाव महसूस करता है? 4 राष्ट्रपतियों ने भारत को अमेरिका के करीब लाने में वर्षों लगा दिए, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन ने भारत को पूरी तरह से खारिज कर दिया और उससे मुंह मोड़ लिया। हमने भारत के बजाय पाकिस्तान को चुन लिया है। ट्रंप ने भारत को क्यों खारिज किया? एमेनुअल के मुताबिक इसके पीछे ट्रंप का अहंकार और नोबेल पुरस्कार का जुनून है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद जो संघर्ष विराम हुआ उसका श्रेय भारत ने अपने द्विपक्षीय फैसले को दिया, जबकि ट्रंप बार बार दावा कर रहे थे कि उन्होंने ये करिश्मा किया है। ट्रंप को उम्मीद थी कि इसके लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलेगा। पाकिस्तान ने उनके इस दावे का समर्थन किया, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। एमेनुअल ने कहा, ट्रंप ने सब कुछ इसलिए फेंक दिया क्योंकि मोदी ने ये नहीं कहा कि राष्ट्रपति उस संघर्ष विराम के लिए नोबेल पुरस्कार के हकदार हैं। एमेनुअल ने ट्रंप पर यह भी आरोप लगाया कि भारत अपने अहंकार के अलावा पाकिस्तान से मिलने वाले पैसे के चलते भी ये फैसला लिया। उन्होंने ट्रंप परिवार और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंधों को उठाया। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और एक अमेरिकी फर्म के बीच एक समझौता हुआ जिसमें ट्रंप के बेटों और दामाद जेरेड कुशनर के हित जुड़े हैं। एमेनुअल ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान से पैसा ट्रंप के बेटे और विष्णु बिडकाप के बेटे तक पहुंच रहा था। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% तक के टैरिफ लगा रखे, जिसका एक बड़ा कारण ये है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा और अमेरिका का आरोप है कि इससे रूस के यूक्रेन को फंडिंग मिलती है। एमेनुअल ने यह भी चेतावनी दी कि भारत को खोना अमेरिका के लिए एक बड़ी भूल है। उन्होंने कहा कि भारत चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एक अहम संतुलन था, न केवल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के मामले में बल्कि सैन्य रूप से भी चीन ने इस मौके का फायदा उठाया। भारत जैसे विश्वसनीय साझेदार को छोड़कर पाकिस्तान की तरफ झुकना एक रणनीतिक गलती है। ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को काफी मजबूत कर रहा है। ट्रंप ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाया, जो एक दुर्लभ सम्मान है। पाकिस्तान के साथ व्यापार समझौते और संयुक्त सैन्य अभ्यास की योजना बनाई जा रही है। ट्रंप खुद पाकिस्तान जाने की संभावना तलाश रहे हैं। ट्रंप लगातार पाकिस्तानी नेताओं की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर को बहुत असाधारण लोग बताया। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने भारत के साथ युद्ध को टालकर 30 से 50 मिलियन लोगों की जान बचाई और पाकिस्तानी नेता लगातार उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपको बता दूं कि एमेनुअल सिर्फ कोई आम डेमोक्रेट नेता नहीं है, वो बराक ओबामा के व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं, शिकागो के मेयर रहे और हाल ही में जापान में अमेरिकी राजदूत के पद पर भी रहे। उनकी बातों का वजन होता है और इसलिए ट्रंप प्रशासन पर उनके इस हमले को गंभीरता से लिया जा रहा है।
एमेनुअल ने अपनी बात के अंत में कहा कि ट्रंप की ये नीति न तो अमेरिका के हित में है और न ही क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अच्छी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने भारत जैसे विश्वसनीय साझेदार को खो दिया तो उसकी भरपाई करना मुश्किल होगा और चीन इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा। अगली खबर ईरान से है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सभी व्यापारिक जहाजों को गुजरना पूरी तरह से खुला है। ये ऐलान लेबनान में सीज फायर लागू होने के बाद किया गया। अराक्ची ने साफ किया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होने के बाद अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी प्रकार की बाधा या प्रतिबंध नहीं है और सभी देशों के व्यापारिक जहाज बिना किसी रुकावट के इस मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। अराक्ची का ये बयान उस समय आया है जब पिछले कुछ महीनों से क्षेत्र में तनाव के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यापारिक गतिविधियों पर खतरा मंडरा रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है, जिससे होकर दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। किसी भी तनाव का सीधा असर वैश्विक तेल की कीमतों पर पड़ता है। लेबनान में सीज फायर के बाद ईरान ने ये फैसला लिया है। अराक्ची ने कहा कि ईरान हमेशा से क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है और जैसे ही लेबनान में जंग बंदी हुई, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि यह ईरान की अच्छी नीयत और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये ऐलान ईरान और अमेरिका के बीच चल रही अप्रत्यक्ष वार्ता के दूसरे दौर से पहले भी अहम है। अराक्ची ने संकेत दिया है कि ईरानी क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर है और वो चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े सभी देश और वैश्विक समुदाय इससे फायदा उठाएं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान किसी भी प्रकार की समुद्री डकैती या अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा पूरी तरह से ईरानी सेना के हाथों में है। आपको बता दूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच स्थित है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और उसके बाद खुले समुद्र से जोड़ता है। ये रास्ता इतना संकरा है कि इसकी चौड़ाई कुछ जगहों पर केवल 50 किलोमीटर है। ईरान लंबे समय से इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता आया है और पिछले कुछ महीनों में इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद ईरान ने ये साफ कर दिया कि अगर उसकी सुरक्षा को खतरा होगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। लेकिन अब लेबनान में सीज फायर के बाद ईरान ने अपना रुख नरम किया है। डॉक्टर अब्बास अराक्ची के इस बयान का स्वागत कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों ने किया है। वैश्विक तेल बाजार में इस खबर के बाद कीमतों में स्थिरता देखी गई क्योंकि व्यापारियों को अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की आशंका कम हो गई है। पिछले कुछ हफ्तों में इस आशंका के चलते तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। हालांकि सैयद अब्बास अराक्ची ने भी चेतावनी दी है कि अगर किसी ने इस खुले रास्ते का फायदा उठाकर ईरान के खिलाफ कोई साजिश रची और कोई अवैध गतिविधियां की तो ईरान को जवाब देने का पूरा अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा ईरान की प्राथमिकता है और वो इसे बनाए रखने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। इस ऐलान के बाद ईरानी मीडिया में इसे एक बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में पेश किया जा रहा है। ईरान का कहना है कि उसने अपनी सुरक्षा क्षमताओं और क्षेत्रीय ताकत के दम पर यह सुनिश्चित किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुरक्षित रहे और उसने जब चाहा इसे खोल दिया और जब चाहेगा तो इसे बंद कर देगा। दूसरी तरफ अमेरिकी सेनेटर मार्क वार्नर ने ईरान के खिलाफ चल रहे अवैध युद्ध पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को बेनकाब करते हुए एक तगड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप प्रशासन ने इस जंग पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं, अमेरिकी सैनिकों की जानें गंवाई हैं, लेकिन इस युद्ध के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं हुए। वार्नर ने सीनेट के फ्लोर पर खड़े होकर ट्रंप की नीतियों को चुनौती दी और कहा कि ये युद्ध झूठ पर आधारित है और
इसका कोई औचित्य नहीं है। मार्क वार्नर वर्जीनिया राज्य के डेमोक्रेटिक सीनेटर है और सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। उनकी बातों का वजन होता है और जब कहते हैं कि ये युद्ध अमेरिकी हितों के खिलाफ है तो इसे गंभीरता से लिया जाता है। वार्नर ने कहा कि ट्रम्प ने अमेरिकी जनता को गुमराह किया और झूठ बोले हैं और अब अमेरिकी सैनिक और उनके परिवार इस झूठ की कीमत चुका रहे हैं। वार्नर ने अपने भाषण में कहा, हमने अमेरिकी जानें गंवा दी और हमने इस युद्ध के किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं किया। ये क्या है? ये एक ऐसी जंग है जो झूठ पर आधारित है, धोखे पर आधारित है और अमेरिकी लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी पर आधारित है। उन्होंने सीधे ट्रम्प को निशाना बनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने इस युद्ध के बारे में अमेरिकी जनता से बार बार झूठ बोला और अब उनकी पोल खुल गई है। सीनेटर वार्नर ने यह भी कहा कि इस युद्ध का कोई उद्देश्य नहीं था और न ही कोई निकास रणनीति थी। उन्होंने कहा, हम एक युद्ध में फंस गए जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। ट्रम्प ने हमें इस युद्ध में धकेल दिया, लेकिन आज वो हमें ये नहीं बता सकते कि इस युद्ध को जीतने का क्या मतलब है। वार्नर ने कहा कि ट्रम्प का ईरान के खिलाफ जंग पूरी तरह से उनकी व्यक्तिगत रंजिश और इजराइल के दबाव पर आधारित है, न कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर। वार्नर के इस बयान से अमेरिकी सियासी गलियारों में हलचल मच गई। कई डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि इस अवैध जंग को रोका जाए और अमेरिकी सेना को वापस बुलाया जाए। वहीं रिपब्लिकन खेमे में मौन है क्योंकि वे जानते हैं कि वार्नर ने जो कहा है वो बहुत हद तक सच है। वार्नर ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रम्प प्रशासन ने कांग्रेस को इस युद्ध के बारे में गुमराह किया। उन्होंने कहा कि ट्रम्प ने युद्ध के अधिकार के लिए कांग्रेस की मंजूरी लिए बिना ईरान पर हमले शुरू कर दिए, जो अमेरिकी संविधान का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति के पास जंग छेड़ने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है जब तक कि कांग्रेस उसे मंजूरी न दे। ट्रम्प ने इस कानून को ताक पर रख दिया और कांग्रेस को धोखा दिया है। इस युद्ध में अब तक सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं और हजारों घायल हुए हैं। वार्नर ने इन शहीदों और उनके परिवारों का नाम लेकर ट्रम्प पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ये जवान अपने देश के लिए मरे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वे एक झूठे युद्ध में मर रहे हैं। उनके परिवार आज विधवा और अनाथ हो गए और ट्रम्प को इसकी कोई परवाह नहीं है। वार्नर ने यह भी कहा कि ट्रम्प ने ईरान पर युद्ध को सही ठहराने के लिए झूठी खुफिया जानकारी पेश की। उन्होंने कहा कि इराक युद्ध की तरह ही ट्रम्प प्रशासन ने भी जनता को यह विश्वास दिलाया कि ईरान के पास सामूहिक विनाश के हथियार है और वो अमेरिका के लिए तत्काल खतरा है, लेकिन ये सब झूठ साबित हुआ। वार्नर ने कहा, हमने इराक में ये गलती की थी, हमने अफगानिस्तान में ये गलती की थी और अब हम ईरान में भी यही गलती कर रहे हैं। क्या हम कभी अपनी गलतियों से सीखेंगे? इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है। कई अमेरिकी नागरिकों ने वार्नर के बयान का समर्थन किया और कहा है कि इस युद्ध को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। कुछ ने तो ये भी कहा कि ट्रम्प पर युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वहीं ट्रम्प समर्थकों ने वार्नर पर देशद्रोही और ईरान का हमदर्द होने का आरोप भी लगाया है। दूसरी तरफ अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ एक बार फिर विवादों में घिर गए। इस बार उन्होंने पेंटागन में एक धार्मिक उपदेश के दौरान ऐसा कुछ कर दिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने हॉलीवुड की मशहूर फिल्म पल्प फिक्शन का एक नकली बाइबिल वर्ष को असली बाइबिल का वचन बताकर पढ़ डाला। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग हेगसेथ का मजाक उड़ा रहे हैं। प्रेस टीवी ने इस घटना का वीडियो शेयर किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि हेगसेथ ने पेंटागन में एक धार्मिक सभा को संबोधित कर रहे हैं। वो एक बाइबिल की किताब खोलते हैं और उसमें से एक वचन पढ़ने लगते हैं, लेकिन ये वचन असल में केटिन टार्निटो की फिल्म पल्प फिक्शन का एक मशहूर डायलॉग है, जिसे फिल्म में एक हिटमैन अपने शिकार को मारने से पहले पढ़ता है।
हेगसेथ के इस कारनामे की सोशल मीडिया पर जमकर हंसी उड़ाई जा रही है। लोग कह रहे हैं कि अमेरिका का रक्षा सचिव इतना अज्ञानी और अनपढ़ कैसे हो सकता है कि वो बाइबिल और हॉलीवुड फिल्म में अंतर नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि हेगसेथ को पेंटागन में प्रार्थना सभा करने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब हेगसेथ ने ऐसा कुछ किया हो। इससे पहले भी वो कई बार धार्मिक मामलों में अपनी अज्ञानता का परिचय दे चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पूरी दुनिया के सामने अपनी शर्मिंदगी को दावत दे दी। एक अमेरिकी रक्षा सचिव का ये स्तर कि वो एक फिल्मी डायलॉग को बाइबिल समझ बैठे, ये वाकई हैरान करने वाला है। व्हाइट हाउस और पेंटागन की तरफ से अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक हेगसेथ को इस घटना के बाद काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी और उनके करीबी लोग उन्हें सलाह दे रहे हैं कि वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इस घटना ने हेगसेथ के उन आलोचकों को और मजबूत कर दिया जो कहते हैं कि वो इस पद के लिए अयोग्य है, यानी वो इस पद के काबिल नहीं है। और उनका तर्क है कि जो व्यक्ति बाइबिल और फिल्म में अंतर नहीं कर सकता, वो अमेरिकी सेना जैसी बड़ी संस्था का नेतृत्व कैसे कर सकता है। हेगसेथ की काबिलियत अब एक मजाक बन चुकी है, जबकि हेगसेथ के समर्थकों का कहना है कि एक छोटी सी गलती है और इसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं देखना चाहिए। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये कोई छोटी गलती नहीं है। ये दिखाता हेगसेथ कितने अनपढ़ और लापरवाह हैं। एक रक्षा सचिव को देश की सुरक्षा के सबसे बड़े फैसले लेने होते हैं और अगर वो इतनी बुनियादी बात नहीं जानता तो वो देश की सुरक्षा कैसे संभाल सकता है। ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग मीम्स बना रहे हैं, ट्वीट कर रहे और हेगसेथ का मजाक उड़ा रहे हैं। किसी ने लिखा हेगसेथ ने सोचा कि पल्प फिक्शन बाइबिल का नया टेस्टामेंट है। किसी ने लिखा अब समझ में आया कि अमेरिकी सेना ईरान में क्यों हार रही है, क्योंकि उसका नेता फिल्मी डायलॉग को बाइबिल समझता है। अब देखना यह है कि हेगसेथ इस शर्मिंदगी से कैसे बाहर निकलते हैं। क्या वो माफी मांगेंगे या फिर इस मामले को टालने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि ये वीडियो आने वाले काफी समय तक हेगसेथ के साथ जुड़ा रहेगा और लोग उन्हें पल्प फिक्शन वाले रक्षा सचिव के नाम से याद रखेंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने एक बयान जारी कर दावा किया है। मैं आपको बता दूं कि सेंटकॉम अमेरिका की वो संस्था है जो मिडिल ईस्ट में उसकी सैन्य गतिविधियों को देखती है। उन्होंने दावा किया है कि उसकी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यूएसएस राफेल पेराल्ड 17 अप्रैल को एक व्यापारिक जहाज को ईरानी बंदरगाह पर वापस लौटने का निर्देश दिया। सेंटकॉम के मुताबिक एक कार्रवाई अमेरिकी नाकाबंदी को लागू करने के तहत की गई है, यानी अमेरिकी नौसेना अब ईरान के समुद्री व्यापार को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। सेंटकॉम ने यह भी दावा किया है कि जब से ये नाकाबंदी शुरू हुई है तब से कुल 19 जहाज अमेरिकी बलों के निर्देश पर वापस लौट चुके हैं। सबसे बड़ा दावा यह है कि नाकाबंदी के दौरान कोई भी जहाज अमेरिकी सेना को चकमा नहीं दे पाए, यानी 0 जहाजों ने नाकाबंदी तोड़ी है। अमेरिका इसे अपनी नौसैनिक ताकत और नियंत्रण की सबसे बड़ी सफलता बता रहा है। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको खबर दी थी कि चीन का एक जहाज पहले ही दिन अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़कर आगे निकला था और ये भी दावा किया जा रहा है कि उसके बाद भी कई चीनी जहाज, लगभग 3 या 4 जहाज ने भी अमेरिकी नाकाबंदी को तोड़कर ईरानी बंदरगाह से निकले थे, जबकि सेंटकॉम का दावा है कि एक भी जहाज नहीं निकला है। खैर, अमेरिकी सेंटकॉम ने अपने बयान में यह भी कहा कि अमेरिकी नौसेना सभी जहाजों पर नजर रख रही है और किसी भी जहाज को जो नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करेगा उसे रोका जाएगा। अमेरिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की नीति पर कायम है और समुद्री नाकाबंदी उसी का एक हिस्सा है।
लेकिन इस दावे की सच्चाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। ईरानी अधिकारियों ने अमेरिकी दावों को खारिज करते हुए कहा है कि ईरानी व्यापारिक जहाज सुरक्षित रूप से आवाजाही कर रहे हैं और अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह से नाकाम हो गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हाल में कहा था कि हॉर्मुज की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी व्यापारिक जहाजों के लिए पूरी तरह से खुला है और ईरान अपने समुद्री अधिकारों की रक्षा करेगा। ईरानी मीडिया ने सेंटकॉम के इस बयान को प्रोपगेंडा करार दिया। ईरानी सूत्रों का कहना है कि अमेरिकी नाकाबंदी पूरी तरह से विफल हो चुकी है और ईरानी तेल के टैंकर चुपके से नाकाबंदी तोड़कर अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं। ईरान ने अभी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने अपनी नाकाबंदी जारी रखी तो ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का जवाबी कदम उठा सकता है। लेकिन भाई साहब, इतना तो तय है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये नाकाबंदी पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर कभी ये टकराव सीधी लड़ाई में बदल गया तो उसके परिणाम पूरी दुनिया के लिए भयावह होंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, तेल की कीमतें अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच जाएंगी और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता को लेकर रूस ने एक बहुत चौंकाने वाला बयान दिया है। रूस की सुरक्षा परिषद का कहना है कि ये बातचीत महज एक दिखावा है, जबकि असल में अमेरिका और इजराइल ईरान पर जमीनी हमले ग्राउंड ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना का भारी जमावड़ा इस आशंका को और मजबूत कर रहा है। रूसी सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव ने पहले ही चेतावनी दी थी कि ईरान पर कोई भी जमीनी हमला अमेरिका के लिए नया वियतनाम जैसा साबित होगा। लेकिन अब रूस ने यह दावा करके मामले को और गर्म कर दिया है। अमेरिका इस वार्ता के पीछे वास्तव में सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। रूस के मुताबिक अगर ये वार्ता नाकाम रही तो अगले 2 हफ्तों में हमले और भी तेज हो सकते हैं। ये खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका ईरान पर समुद्री नाकाबंदी कर रहा है और खार्गदीप जैसे रणनीतिक ठिकानों पर हमले की योजना बनाई जा रही है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने मिडिल ईस्ट में 50,000 से अधिक सैनिक तैनात कर दिए हैं। यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तेजी से अरब सागर की तरफ बढ़ रहा है। 500 से अधिक विमान, जिनमें 250 फाइटर जेट शामिल हैं, हमले के लिए तैयार खड़े हैं। 20 से अधिक युद्धपोत क्षेत्र में मौजूद हैं। इसमें डेल्टा फोर्स और 82वीं एयरबोर्न डिवीजन जैसी एलीट यूनिट भी शामिल है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने कई तरह के सैन्य विकल्पों पर चर्चा की। इनमें स्पेशल फोर्सेस के जरिए ईरान के परमाणु सामग्री को निशाना बनाना, मरीन के जरिए तटीय इलाकों पर कब्जा करना और खार्गदीप पर नियंत्रण हासिल करना शामिल है। खार्गदीप ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है और अमेरिका का मानना है कि उस पर कब्जा करके ईरान की अर्थव्यवस्था को झटका दिया जा सकता है। रूस के इस दावे के पीछे उसकी अपनी रणनीति भी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि मॉस्को नहीं चाहता कि ये जल्दी खत्म हो। लंबे युद्ध से तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे रूस को फायदा होगा। साथ ही ये अमेरिका और यूरोप का ध्यान यूक्रेन से हटाकर मिडिल ईस्ट पर केंद्रित कर देगा। रूस ईरान को अमेरिकी ठिकानों की जानकारी भी मुहैया करा रहा है। ऐसी खबरें भी आई हैं। ईरान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी जमीनी हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। ईरानी सेना प्रमुख ने कहा है कि दुश्मन को जमीनी हमला बहुत महंगा पड़ेगा। ईरान ने यह भी चेतावनी दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी जहाजों को निशाना बना सकता है और अमेरिकी सैनिकों को बंधक बना सकता है। ईरान के सर्वोच्च नेता के वरिष्ठ सलाहकार ने कहा कि अमेरिकी युद्धपोत हमारी मिसाइलों के निशाने पर हैं और जमीनी हमले की स्थिति में हजारों अमेरिकी सैनिक बंधक बनाए जा सकते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच मौजूदा संघर्ष विराम 22 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जैसे देश वार्ता में मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूस के इस दावे के बाद ये साफ हो गया है कि अगले कुछ दिन बेहद अहम है। क्या ये वार्ता सफल होगी या फिर ये किसी बड़े युद्ध की शुरुआत होगी? पूरी दुनिया की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं। दोस्तों, अगली खबर सीरिया से। सीरिया के इतिहास में एक तारीखी लम्हा दर्ज हो गया है। इस समय सीरिया में कोई भी अमेरिकी अड्डा नहीं बचा।
कोई भी अमेरिकी सैनिक नहीं है। अमेरिका ने सीरिया को पूरी तरह से छोड़ दिया, जिस आखिरी अड्डे से वो पीछे हटे थे। कसराक अड्डे को भी पूरी तरह से खाली कर दिया गया और सीरियाई 60वीं ब्रिगेड ने कसराक अड्डे पर नियंत्रण कर लिया। ये सीरिया के लिए एक बड़ी जीत है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये असल में अमेरिकी साम्राज्य के पतन की शुरुआत है। सीरिया में अमेरिकी उपस्थिति सालों से चली आ रही थी। अमेरिका ने सीरिया के तेल क्षेत्रों पर कब्जा जमा रखा था, देश के संसाधनों को लूटा और वहां के लोगों पर अत्याचार किए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अमेरिकी साम्राज्य के पंजे कमजोर पड़ रहे हैं। सीरिया से पूर्ण वापसी उसकी बढ़ती विफलताओं और क्षेत्र में बदलते शक्ति संतुलन का संकेत है। कसराक अड्डा सीरिया के पूर्वी हिस्से में एक रणनीतिक स्थान पर स्थित था। यहाँ से अमेरिकी सेना पूरे इलाके पर नजर रखती थी और अपने सैन्य अभियान चलाती थी। लेकिन अब इस अड्डे पर सीरियाई सेना का झंडा लहरा रहा है। सीरियाई 60वीं ब्रिगेड ने इस अड्डे पर कब्जा करते हुए दुनिया को दिखा दिया कि सीरिया किसी के सामने नहीं झुकेगा। हालांकि इस पूर्ण वापसी के बाद भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका हटा नहीं है, बल्कि यह उसकी एक रणनीतिक चाल हो सकती है। अमेरिका ने सीरिया से अपने सैनिक तो हटा लिए, लेकिन अब वह इसराइल और तुर्की को सीरिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है। यानी अमेरिका सीधे मैदान में नहीं उतरेगा, बल्कि अपने सहयोगियों के जरिए सीरिया को अस्थिर करने की कोशिश जारी रखेगा। अब एक बार फिर शाम यानी सीरिया की आजमाइशों का वक्त हो चुका है। लेबनान मोर्चा बंद होते ही इसराइल सीरिया के मोर्चे पर धमकेगा। इसराइल पहले ही कई बार सीरिया पर हवाई हमले कर चुका है और वह दमिश्क सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिशों में लगा हुआ है। अब जब अमेरिकी सेना सीरिया से हट गई तो इसराइल और अधिक सक्रिय हो सकता है। इसराइल हमेशा से चाहता है कि सीरिया कमजोर हो और वहां की सरकार गिर जाए। इसराइल को सीरिया के मजबूत होने से खतरा है, क्योंकि सीरिया प्रतिरोध धुरी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक अहम हिस्सा है। सीरिया के माध्यम से ईरान और हिजबुल्लाह इसराइल की सीमा पर मौजूद हैं। इसलिए इसराइल किसी भी कीमत पर सीरिया को कमजोर रखना चाहता है और शायद इसीलिए तुर्की से जंग का माहौल बनाया जा रहा है। अमेरिका और इसराइल चाहते हैं कि तुर्की और सीरिया के बीच सीधा टकराव हो, जिससे दोनों कमजोर हों और इसराइल को फायदा हो। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने हाल ही में कई बार सीरिया के खिलाफ धमकी भरे बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि तुर्की सीरिया के उत्तरी हिस्सों में एक सुरक्षित क्षेत्र बनाना चाहता है और अगर जरूरत पड़ी तो वो सैन्य कार्रवाई करेगा। सीरियाई सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया है। सीरिया के लिए यह समय बेहद नाजुक है। उसे एक तरफ पुनर्निर्माण की चुनौती है तो दूसरी तरफ सुरक्षा की। लाखों सीरियाई लोग अभी भी विस्थापित हैं। देश का बुनियादी ढांचा तबाह है और अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन सीरियाई लोगों का हौसला बुलंद है। उन्होंने सालों तक अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और अब वे इस नई चुनौती का भी सामना करेंगे। देखना यह है कि आने वाले महीनों में सीरिया का क्या रुख होता है। क्या इसराइल सीरिया पर हमला करेगा? क्या तुर्की अपनी सैन्य कार्रवाई बढ़ाएगा? क्या रूस और ईरान सीरिया का साथ देंगे या फिर सीरिया इन सब के बावजूद मजबूती से खड़ा रहेगा? ये सवाल अभी भी ज्यों का त्यों खड़ा है, लेकिन इतना तय है कि सीरिया का भविष्य काफी दिलचस्प होने वाला है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। और हाँ, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।